वो वीडियो देखने के बाद मुझे आईआईटी बॉम्बे इतना अच्छा लगा कि मैंने सोच लिया कि करना है तो सिर्फ आईआईटी। यदि आप एडवांस देने जा रहे हो तो आपको इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आप में से भी कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि एक चैप्टर को एडवांस लेवल पे पढ़ने में तो काफ़ी टाइम देते होंगे, लेकिन उनको बार बार रिवाइज़ नहीं करते होंगे। तो यदि आप उन चीज़ों को बार बार रिवाइज़ नहीं करोगे तो धीरे धीरे वो चीज़ें आपके माइंड से स्लिप होती जाएंगी। तो इसीलिए मैं प्रेफर करूँगा कि आप लोग, मुझे कई सारी चीज़ें सीखने को मिली है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो उसमें नंबर 1, हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रभात है और मैं बिहार के दरभंगा शहर का रहने वाला हूँ। आज मैं आप सभी के साथ अपने जेईई की कहानी शेयर करने आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी जेईई की कहानी शुरू होती है क्लास 10th में, जब मैं ज़ोरों शोरों से अपने 10th बोर्ड्स के लिए पढ़ाई कर रहा था। लेकिन तभी ये न्यूज़ आती है कि हमारे देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसके कारण हमारे बोर्ड्स कैंसिल हो गए और प्री बोर्ड्स के बेसिस पे हमें मार्क्स दे दिए गए। इसके बाद मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं था कि 10th के बाद क्या करना है, तो मैंने 11th में पीसीएम ले लिया। एक दिन मैंने यूट्यूब पे ऐसे ही एक वीडियो देखा जिसमें कि आईआईटी बॉम्बे का कैंपस टूर दिखाया जा रहा था। वो वीडियो देखने के बाद मुझे आईआईटी बॉम्बे इतना अच्छा लगा कि मैंने सोच लिया कि करना है तो सिर्फ आईआईटी। इसके बाद मैंने एक लोकल कोचिंग में एडमिशन ले लिया, जहाँ पे स्टार्टिंग के 1 महीने मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ाई की। वहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते थे सब मुझे अच्छे से समझ आते थे, और जो भी होमवर्क वो देते थे वो सभी मैं काफ़ी कम टाइम में कंप्लीट कर लेता था। लेकिन 1 महीने बाद जब मैंने पीवाईक्यूज़ बनाने स्टार्ट किए तो मैं मोस्ट ऑफ़ द पीवाईक्यूज़ नहीं सॉल्व कर पा रहा था, और उस टाइम मुझे समझ में आया कि कोचिंग में मुझे उतने डेप्थ में नहीं पढ़ाया जा रहा। और तब मुझे समझ आया कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो मेरा आईआईटी तो नहीं होने वाला। उस टाइम पर ऑनलाइन एजुकेशन भी काफ़ी बूम पे था, तो ऑनलाइन एजुकेशन भी काफ़ी अच्छा विकल्प था। तो इसलिए मैंने जेईई का एक ऑनलाइन कोर्स लिया और उसके थ्रू मैंने अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू की। स्टार्टिंग के कुछ दिनों में काफ़ी अच्छे से पढ़ता था, डेली लेक्चर्स अटेंड करता था, रोज़ उन लेक्चर्स के नोट्स बनाता था, हमें जो डीपीपी दिए जाते थे उनको सॉल्व करता था, साथ ही साथ मैं रेगुलरली रिवाइज़ भी करता था। लेकिन कुछ दिनों बाद पता नहीं क्यों मुझे पढ़ने का मन नहीं करता था, और मैंने उसी दौरान पबजी इंस्टॉल कर लिया, और मैं सारे दिन पबजी खेलता रहता था, क्रिकेट खेलता रहता था, इंस्टाग्राम चलाता रहता था, और सारा दिन वेस्ट कर देता था। कुछ भी मैं अपने पूरे दिन में प्रोडक्टिव नहीं करता था। इसके बाद ऐसे ही करते-करते मेरी पूरी 11th बीत गई, और पूरे 11th में मेरा कुछ ऐसा डे इन द लाइफ होता था कि मैं सुबह उठता था, दोस्तों के साथ पबजी खेलता था, और दोपहर में थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम चलाता था, और शाम में दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने निकल जाया करता था। रात में आके फिर मैं वापस पबजी खेलता था, और ऐसे ही करके मैं पूरा दिन वेस्ट कर देता था। और ऐसा ही करते-करते जब पूरा 11th बीत गया, फिर वो दिन आया जो मेरे जेईई की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। वो दिन था क्लास 11th के रिज़ल्ट्स, और क्लास 11th के रिज़ल्ट्स में हम मेरे आए 56%। वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा हिट करी, क्योंकि मेरे इतने कम मार्क्स कभी भी नहीं आए थे। मैं 10th में भी 96.2 आए थे, तो इसीलिए 56% मुझे काफ़ी कम लग रहा था। और फ्रॉम दैट डे आई स्टार्टेड माई सीरियस जेईई प्रिपरेशन। तो उस प्रोडक्टिव महीने में मेरा डे इन द लाइफ कुछ ऐसा होता था, मैं सुबह उठता था, सुबह उठ के ही मैं सारे लेक्चर्स अटेंड करता था, उन लेक्चर्स के नोट्स बनाता था, और दोपहर में मैं उन चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चंस बना लेता था, जिससे मेरा थोड़ा रफ आइडिया हो जाए उस चैप्टर का, और थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाए। और शाम में और रात में मैं वापस से फिर लेक्चर्स अटेंड करता था और नोट्स बनाता था। उस टाइम पे 12th स्टार्ट होने में 1 महीने का टाइम बचा हुआ था। उस महीने में मैंने मोस्ट ऑफ द 11th के चैप्टर्स बेसिक लेवल पे कंप्लीट कर लिए। जो भी चैप्टर्स ऐसे थे जिनका कि 12th में यूज़ आ रहा है, उन चैप्टर्स को मैंने पहले प्रायोरिटी दी, ताकि मुझे 12th समझने में कोई भी ज़्यादा दिक्कत ना आए। और उसके बाद धीरे-धीरे वो महीना बीत गया, और मैंने रफली 80% ऑफ 11th सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। 12th में मेरे पढ़ने का तरीका 11th के कंपेयर्ड में बहुत अलग था। इस बार मैं डेली नोट्स बनाता था, सेम डे लेक्चर्स रिवाइज़ करता था, और उसके साथ ही साथ मैं डीपीपी तो बनाता ही था, और इसके साथ ही साथ मैं मॉक टेस्ट भी देता था, और उन मॉक टेस्ट को एनालाइज़ भी करता था। साथ ही साथ जो भी टाइम मेरे पास बचता था एक्स्ट्रा, उसमें मैं 11th के बचे हुए चैप्टर्स को रिवाइज़ करता था और अच्छे से पढ़ता था। ऐसे ही करते-करते धीरे-धीरे मेरा पूरा 12th बीत गया, और 12th में काफ़ी सारे मेरे ऐसे दिन भी होते थे जिसमें मैं कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं करता था और सारा दिन वेस्ट कर देता था। और आपके भी लाइफ में कई सारे ऐसे दिन आएँगे जिसमें आप कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं करोगे, और आपका बहुत सारा लॉस भी आएगा आपके जेईई लाइफ में। लेकिन आपको उन लॉस से सीख लेना है और उनको वापस दोहराना नहीं है, और धीरे-धीरे ऐसे ही करते-करते आप अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ जाओगे। दिसंबर तक आते-आते तक मैंने 80% ऑफ द जेईई सिलेबस कवर कर रखा था, और उसी टाइम हमारे जेईई मेंस के डेट्स आ जाते हैं। हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट जनवरी में और सेकंड अटेम्प्ट अप्रैल में था। मैंने सीनियर से और काफ़ी सारे टीचर से भी सुन रखा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट इज़ द बेस्ट अटेम्प्ट। सेकंड अटेम्प्ट में अच्छी परसेंटाइल लाने में काफ़ी ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट अटेम्प्ट।
तो मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट को ही अपना टारगेट बना लिया और फर्स्ट अटैम्प्ट के लिए ही मैं पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मैंने अपनी जेई में काफ़ी सारे बुक्स यूज़ किए थे। मैथ्स में मैंने सिंगेज यूज़ करा था। हालांकि मैंने सिंगेज को पूरा सॉल्व नहीं किया था, लेकिन मैंने सिंगेज का एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला बुक पूरा किया था और कैलकुलस का भी कुछ पार्ट किया था। साथ ही साथ मैंने फिजिक्स के लिए आशीष अरोड़ा सर की 600 प्लस इलस्ट्रेशन वाली बुक आती है, वो यूज़ किया था। और साथ ही साथ केमिस्ट्री के लिए मैंने कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं यूज़ किया था, बस एनसीईआरटी करी थी और पीवाईक्यूज़ वाले जो बुक आते हैं लास्ट 40 ईयर्स के पीवाईक्यूज़ वो किए थे। और मैथ्स और फिजिक्स में भी मैंने लास्ट 40 ईयर्स के पीवाईक्यूज़ वाले बुक किए थे। दिसंबर आते आते तक मेरा 80% ऑफ द जेई सिलेबस कवर हो गया था और जितने चैप्टर्स मैंने कर रखे थे मैंने उनको ही मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ किया और काफ़ी सारे फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने स्टार्ट कर दिए। तो स्टार्टिंग में दिसंबर में तो मैंने मॉक टेस्ट में ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे, लेकिन जनवरी आते आते तक मेरा स्कोर 220 तक टच करने लग गया था और मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट भी हो गया था कि हाँ, मेरा पेपर अच्छा चला जाएगा। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू 25 जनवरी 2023, जिस दिन मेरा जेई मेंस का पेपर था। पिछले रात मुझे अच्छे से नींद नहीं आई थी, ये सोचते हुए कि पिछले 2 साल में मैंने जो भी इनपुट दिया है अपने इस जेई प्रेप में, उसका क्या रिजल्ट आएगा। इसके बारे में मैंने ज़्यादा नहीं सोचा और अगले दिन मैं जेई का एग्ज़ाम देने चला गया। मैं सेंटर पे 1-2 घंटे पहले ही पहुंच गया और सेंटर पे जाके स्टार्टिंग के कुछ टाइम में बहुत ज़्यादा नर्वस भी था। जब मैं पेपर में गया था उस टाइम भी काफ़ी नर्वस था और उस टाइम पे शायद सरस्वती पूजा का टाइम था। तो मेरे सेंटर से बाहर सरस्वती पूजा के लिए काफ़ी ज़्यादा गाने बज रहे थे और काफ़ी ज़्यादा आवाज़ भी हो रहा था। सेंटर वालों ने बोला भी कि इन आवाज़ों को बंद कर दो, लेकिन वो नहीं माने। लेकिन फिर भी जो भी था जैसा भी था उसी में मैंने अपना पूरा पेपर दिया। स्टार्टिंग के 10 मिनट्स तो मैं एकदम ब्लैंक हो गया था। मेरे से क्वेश्चंस बन नहीं रहे थे। क्वेश्चंस आते थे लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहा था। लेकिन धीरे-धीरे जब 10 मिनट बीत गए तो मेरा नर्वसनेस भी कम होता गया और जब मैं पेपर देना स्टार्ट किया तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था फिजिक्स। तो मैंने स्टार्ट किया फिजिक्स से। मैंने फिजिक्स के सारे क्वेश्चन बनाए। मेरा फिजिक्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था तो मैंने 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस फिजिक्स में अटेम्प्ट कर लिए। उसके बाद मैंने केमिस्ट्री पे ध्यान दिया और जब केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस मैंने बना लिया, फिर लास्ट में मैं मैथ्स पे गया और लास्ट के आधे घंटे में मैंने सफल किया केमिस्ट्री और मैथ्स में। जो क्वेश्चंस मुझे आ रहे थे मैं जल्दी-जल्दी उन क्वेश्चंस को बनाने लग गया। धीरे-धीरे वो 3 घंटा कब बीत गया पता नहीं चला और जब मैं एग्ज़ाम हॉल से बाहर आया तो मैं काफ़ी खुश था क्योंकि मैंने अपना बेस्ट दिया था, ऐसा मुझे लग रहा था। और मुझे थोड़ा-सा भी गिल्ट नहीं था कि मैंने पिछले 2 साल में अच्छे से पढ़ाई नहीं की। इसके बाद मैं अपने 12th के बोर्ड्स में लग गया। हमारा 12th का बोर्ड्स का जिस दिन लास्ट पेपर था, उसी दिन हमारे जेईई मेंस का रिज़ल्ट आता है और जब मैं जेईई मेंस का रिज़ल्ट देखता हूँ, तो मेरे आए होते हैं 99.55 परसेंटाइल। उस दिन मैंने अपने पेरेंट्स के चेहरे पे जो खुशी देखी थी, वो देख के मैं काफ़ी प्राउड फ़ील कर रहा था कि ये खुशी किसी और की वजह से नहीं, मेरे वजह से उनके चेहरे पे थी। इसके बाद अब बचा था जेईई एडवांस। तो जेईई एडवांस के लिए मैंने मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स बेसिक लेवल पे पहले ही कर रखे थे। तो एडवांस के लिए मैंने ये स्ट्रैटेजी फॉलो की कि मेरा फिजिक्स स्ट्रॉन्ग था, केमिस्ट्री मेरा मीडियम था और मैथ्स मेरा थोड़ा वीक था। तो मैंने जो मेरा वीक सब्जेक्ट था उस पे ज़्यादा ना फोकस किया, जो मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था उस पे ज़्यादा फोकस किया। तो मेरा फिजिक्स स्ट्रॉन्ग था तो इसीलिए मैंने फिजिक्स के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए और जो भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करता था, बस ऐसा नहीं कि मैंने क्वेश्चन लिया और उसको सॉल्व कर दिया। मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ ये भी देखता था कि उसमें क्या-क्या वेरिएशन मैं कर सकता हूँ और उन वेरिएशंस के साथ खुद से मैं अलग क्वेश्चंस बनाता था और उन क्वेश्चन को सॉल्व करता था। और ऐसा ही करते-करते मैंने फिजिक्स अच्छे लेवल पे कर लिया। अब बात रही केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री मेरी मीडियम थी, तो केमिस्ट्री पे भी मैंने यही किया कि जो भी पीवाईक्यूज़ थे, उनको बनाए और पीवाईक्यूज़ के साथ-साथ कई सारे नेम्ड रिएक्शन होते हैं, जो कि डायरेक्ट कभी-कभी एडवांस में आ जाते हैं। तो मैंने उन नेम्ड रिएक्शंस को एक प्लेन पेपर पे लिख के अपने दीवार पे चिपका लिया और मैं रोज़-रोज़ उन पेपर्स को देखता था, ताकि मुझे वो चीज़ दिमाग में याद हो जाए और फ़ोटोग्राफ़िक मेमोरी बन जाए मेरी उन चीज़ों की। और इसके बाद था मैथ्स, तो मैथ्स मेरा उतना अच्छा तो नहीं था, तो लेकिन मैथ्स में कुछ चैप्टर्स ऐसे थे जो मुझे बहुत अच्छे से आते थे। तो उन चैप्टर्स को मैंने सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी क्योंकि एडवांस के कोई भी चैप्टर्स के ईज़ी क्वेश्चंस तो नहीं आते, कुछ-कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जो ईज़ी आ जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन डिफ़िकल्ट ही होते हैं। तो मैं मैथ्स के लिए जो भी चैप्टर्स मुझे अच्छे से आते थे, मैंने उनके काफ़ी सारे अच्छे-अच्छे लेवल के क्वेश्चन किए, ताकि मैथ्स में जो चैप्टर मुझे अच्छे से आता है, उसका सवाल आए तो मैं उसको तो करके ही आऊँ। साथ ही साथ मैंने एडवांस के मॉक टेस्ट लगाए, पूरे 6 आवर वाले और उनको मैं पूरे एग्ज़ाम एनवायरनमेंट में देता था। प्रॉपर 6 आवर्स की सिटिंग, जिस टाइम पे हमारा एक्चुअल जेईई एडवांस होने वाला है, उसी टाइम पे मैं उन मॉक टेस्ट को देता था, ताकि फाइनल एग्ज़ाम डे पे मुझे कुछ नया फ़ील ना हो। इसके बाद साथ ही साथ मैंने जो भी चैप्टर्स मेरे कर रखे थे, उनको मल्टीपल टाइम्स शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवीजन किया। और आप में से भी कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि एक चैप्टर को एडवांस लेवल पे पढ़ने में तो काफ़ी टाइम देते होंगे, मोर देन 30-40 आवर्स लगाते होंगे एक चैप्टर्स को एडवांस लेवल पे पढ़ने में, लेकिन उनको बार बार रिवाइज नहीं करते होंगे।
तो यदि आप उन चीज़ों को बार बार रिवाइज नहीं करोगे तो धीरे धीरे वो चीज़ें आपके माइंड से स्लिप होती जाएंगी, और जब आप अगली बार उन चीज़ों को पढ़ने जाओगे तो आपको सब कुछ नया नया लगेगा। तो इसीलिए मैं प्रेफर करूँगा कि आप लोग सारे चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स बनाओ और उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो। इससे आप अपना काफ़ी टाइम बचा सकते हो। आप किसी भी लंबे चैप्टर को विद इन 5 मिनट शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवाइज कर सकते हो। तो आई विल हाईली रिकमेंड यू टू रिवाइज थ्रू शॉर्ट नोट्स। यदि आप एडवांस देने जा रहे हो तो आपको इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट है, उससे कई सारे क्वेश्चन आते हैं। साथ ही साथ रोटेशन से कई सारे सवाल आते हैं। और इसके साथ ही साथ मॉडर्न फिजिक्स, जो कि बहुत इजी पार्ट होता है, कई सारे बच्चे इसको छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि ये 12th के लास्ट में आता है और काफ़ी सारे बच्चे इसको अच्छे से नहीं पढ़ते। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स रिलेटिवली बहुत इजी आता है और इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है। ये आपको काफ़ी ज़्यादा मार्क्स दिलाएगा एडवांस में। और केमिस्ट्री के लिए ये है कि इनऑर्गेनिक करके चले जाओ। ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री में एडवांस वाले काफ़ी हार्ड क्वेश्चंस बना सकते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक में वो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस बना ही नहीं सकते। यदि आप इनऑर्गेनिक अच्छे से करके जाओगे तो उसका सवाल आप ज़रूर करके आओगे। तो इनऑर्गेनिक पे आप बहुत अच्छे से ध्यान दो। इनऑर्गेनिक में बस आपको याद करना है, और याद करने के थ्रू आपको मतलब आप बस याद कर रहे हो और 2 सेकंड के अंदर आपका क्वेश्चन बन रहा है। और यहीं यदि आप मैथ्स बनाने जाओगे तो आपको 5 मिनट लगेगा क्वेश्चन बनाने में, वो भी आपको सेम मार्क्स दे रहा है। लेकिन यदि आप केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन बनाओगे, वो आपके 2 सेकंड में बन जाएगा और वो भी आपको सेम मार्क्स दे रहे हैं। इसके बाद मैथ्स में हुआ तो मैथ्स में आप प्रोबेबिलिटी करके चले जाओ, और मैट्रिक्स काफ़ी ईजी है। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से बहुत सारे ईजी क्वेश्चंस आते हैं, वो भी एडवांस के पर्सपेक्टिव से आप कर सकते हो। तो इसके बाद आता है जे एडवांस का दिन। एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले ही मैंने मॉक टेस्ट देने छोड़ दिए थे, और एग्ज़ाम से पिछले रात मैंने अच्छे से 7-8 घंटे की नींद ली थी। अगले दिन मैं पेपर देने के लिए एग्ज़ाम हॉल पे चला गया। एडवांस वाले दिन जब मैं एग्ज़ाम हॉल में गया तो हमें एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम स्टार्ट होने से 1.5 घंटे पहले ही बैठा दिया गया था, और वो स्क्रीन पे हमारा टाइम चल रहा था कि इतना टाइम बचा हुआ है। वो 1.5 घंटे ख़त्म होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गए, वो टाइम मानो बीत ही नहीं रहा था। और उसके बाद जब फाइनली एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तो मतलब बहुत ज़्यादा नर्वसनेस लग रहा था, क्योंकि आस-पास इतने सारे बच्चे बैठे हुए थे। लग रहा था कि अरे! ये सब पढ़ के आए हैं, क्या पता मेरा सिलेक्शन ना हो। लेकिन धीरे-धीरे क्वेश्चंस मैंने बनाने स्टार्ट किए, और धीरे-धीरे क्वेश्चन जो भी मैंने दूसरों पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं किया, और अपना ही जो भी हो सका अपना पेपर बनाने पे पूरा फ़ोकस किया। और पेपर 1 जब मैं दे के आया, उसके बाद पेपर 2 देने से पहले मैंने अपना पहला ब्लंडर किया। मैंने एग्ज़ाम से पहले कुछ दिन पहले यूट्यूब पे एक वीडियो देखा था जिसमें किसी ने बताया था कि पेपर 2 होने से पहले आप रेड बुल पी लो, जिससे आपकी एनर्जी लेवल काफ़ी हाई हो जाती है। तो मैंने भी पेपर 2 से पहले रेड बुल पी लिया। हो सकता है रेड बुल से काफ़ी एनर्जी हाई हो जाती हो, लेकिन ये चीज़ पर्सनली मुझे सूट नहीं करी। और आप भी एग्ज़ाम डे पे कुछ नया ट्राई मत करो। जो भी आपको करना आप पहले ही एक बार घर पे उसको मिमिक कर लो, ताकि आपको एग्ज़ाम डे पे कुछ भी नया ना लगे। तो इसके कारण मेरा पेपर 2 उतना अच्छा नहीं गया। मेरी एनर्जी लेवल आधे घंटे बाद काफ़ी कम हो गई, और इसके कारण फिर मैंने अपना दूसरा ब्लंडर किया। जब मेरे से कई सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे, उसके कारण मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस में गेस वर्क करना स्टार्ट कर दिया। और जब मैं घर आया था तो मुझे पता भी चला था कि मैंने पेपर 2 में कई सारे नेगेटिव कर दिए हैं। लेकिन जो भी था जैसा भी था, मैंने अपना पेपर 2 कंप्लीट किया। जब मैं घर पे गया तो मुझे कुछ दिन तो ये रियलाइज़ करने में लग गए कि मेरा जे एडवांस ख़त्म हो गया है, क्योंकि पिछले 2 साल से सेम रूटीन फ़ॉलो करते-करते वो आदत सी बन गई थी कि अगले दिन उठ के ये रिवाइज़ करना है, ये चैप्टर पढ़ना है। लेकिन 2-3 दिन मुझे यही रियलाइज़ करने में लग गया कि हाँ, मेरा पेपर 2 ख़त्म हो गया है। इसके बाद 18 जून को हमारा जे एडवांस का भी रिज़ल्ट आ जाता है। इसके बाद मैंने जोसा काउंसलिंग में अपनी चॉइस फिलिंग करी, जिसके थ्रू मुझे आईआईटी बॉम्बे में सिविल इंजीनियरिंग मिला, और आज मैं आईआईटी बॉम्बे से सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। जब मैं फाइनली आईआईटी बॉम्बे में गया, मैंने देखा एक बड़ा-सा जिमखाना ग्राउंड, जिसमें कि बहुत सारे बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं। मैंने देखा टॉप क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने टीटी रूम्स देखे, उसके साथ ही मैंने लॉन टेनिस के ग्राउंड्स देखे, जो कि मेरे शहर में कहीं थे ही नहीं। और जेईई के टाइम पे मेरा पूरा लाइफ ऐसा ही था कि मैं पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई में लगा होता था। लेकिन आईआईटी आने के बाद सिर्फ पढ़ाई नहीं है, आपको कई सारे मज़े करने के लिए भी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ इवेंट्स होते रहते हैं। और साथ ही साथ आईआईटी बॉम्बे का एक फेस्ट है मूड इंडिगो, जो आप शायद जानते होंगे, वो एशियाज़ का लार्जेस्ट फेस्ट है, और इसमें कई सारे टॉप आर्टिस्ट आते हैं। मैंने वो भी अपने फर्स्ट ईयर में अटेंड किया, और वो मेरा फर्स्ट ईयर का अभी तक का बेस्ट मेमोरी है। मेरे इस 2 साल की जर्नी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, एंड इट हेल्प्ड मी टू बिकम अ बेटर वर्ज़न ऑफ माई सेल्फ। और मेरे इस जर्नी में बहुत सारे दिन प्रोडक्टिव नहीं जाते थे, बहुत सारे ऐसे दिन होते थे जिन्हें मैं पूरी तरह से वेस्ट कर देता था। और आपके भी डे टू डे लाइफ में सारे दिन प्रोडक्टिव नहीं जाते होंगे, बहुत सारे ऐसे दिन जाते होंगे जिनमें आप कुछ भी नहीं पढ़ते होगे और उन्हें पूरी तरह से वेस्ट कर देते होगे। काफ़ी सारे लोज आते होंगे आपकी इस जर्नी में, लेकिन उन लोज से सीख लेकर आगे उन लोज को वापस से उन मिस्टेक्स को रिपीट ना करना ही आपको एक बेटर इंसान बनाएगा। आप अभी जिस किसी कंडीशन में भी हो, चाहे आपकी तैयारी अच्छी हो या ना हो, जस्ट स्टार्ट वर्किंग हार्ड,
भूल जाओ अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस और अगले 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल जितने भी आपके पास बचे हैं, उनमें अपना पूरा फोकस पढ़ाई पे दे दो। आई बेट यू आफ्टर 2 ईयर्स यू विल बी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। और इसके साथ ही मेरे इस जेईई जर्नी में मुझे कई सारी चीज़ें सीखने को मिली है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जिसमें नंबर 1 कि आपको रोज़ एक टू डू लिस्ट बनाना चाहिए। आप अगले दिन क्या करने वाले हो, वो आपको पिछले दिन ही क्लियर होना चाहिए कि आप सुबह उठ के अपने कौन से टॉपिक्स कंप्लीट करने वाले हो, कौन से चैप्टर्स को रिवाइज़ करने वाले हो, यदि क्वेश्चन सॉल्व करने वाले तो कितने क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो और कौन से लेवल के क्वेश्चन करने वाले हो। ये आपको काफ़ी ज़्यादा आपकी एफिशिएंसी को बूस्ट कर देगा। इसके बाद सेकंड कि आपको हमेशा रिवीजन करना चाहिए। आप रिवीजन यदि नहीं करोगे तो मैंने आपको बताया ही कि 30-40 आवर्स आपको लगते हैं एडवांस लेवल पे किसी चैप्टर को पढ़ने में, और यदि आप उसको रिवाइज नहीं करोगे तो फिर आप यदि वापस से पढ़ने जाओगे कई दिन बाद तो आपको फिर से वो स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। और थर्ड इज़ टू बी कंसिस्टेंट। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि स्टार्टिंग में तो 12-14 घंटे पढ़ लिया, लेकिन फिर 5-6 दिन तक कुछ नहीं पढ़ा। तो इसमें आपका फ्लो टूट जाएगा, फिर आप 5-6 दिनों बाद जब वापस पढ़ने बैठोगे तो आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो आप चाहो तो 6-7 घंटे ही पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो, इससे आपका फ्लो बना रहेगा और आपको आगे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जो स्टॉक्स जेईई के मन से मैं आपको यही मैसेज देना चाहूँगा कि आपको कभी भी हार नहीं माननी। हो सकता है आप अभी बहुत ख़राब कंडीशन में हो, आपके कई सारे चैप्टर्स बचे हुए हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि आप जेईई तो नहीं कर सकते। लेकिन यदि आप अभी भी पढ़ना स्टार्ट करो, तो जब भी आपका एग्ज़ाम का डे आएगा, तो यदि आप अभी से नहीं पढ़ते हो, तब आपका जैसा रिज़ल्ट आएगा, उससे तो बेटर ही आपका रिज़ल्ट आने वाला है। और आप जो भी मेहनत करोगे, वो आपको खराबी तो कभी भी नहीं करेगा, कुछ ना कुछ आपका अच्छा ही करेगा।